हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत कुमार आप सभी का अपने चैनल एजुकेटर बूस्टर पर स्वागत करता हूं। हम यहां पर अध्ययन कर रहे थे ऋग्वैदिक काल के बारे में और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और आज हम ऋग्वैदिक काल की सामाजिक संगठन के बारे में अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि समाज में क्या क्या चीजें डेवलप कर रही थी, कैसे मतलब कि वहां पर समाज में स्त्रियों की दशा कैसी थी, ये मनोरंजन किस तरह से किया करते थे, साथ ही साथ परिवार का मुखिया कौन होता था, विवाह कैसे होते थे। इन सब चीजों का सामाजिक संगठन के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं। देखिए, एक हेडिंग दीजिए आप अपने कॉपी में, सामाजिक संगठन ऋग्वैदिक काल में सामाजिक संगठन कैसा था, इसका हम अध्ययन करेंगे। देखिए, जो परिवार था वो सबसे उसकी जो छोटी इकाई थी, सबसे निचले स्तर पे, वो था गृह। और गृह का जो प्रमुख था उसको ग्रामणी कहते थे। और ओवरऑल जो परिवार था उसका जो मुखिया होता था वो पिता होता था। आप मान लीजिए कि ये परिवार है, एक परिवार है, तो इसका जो प्रमुख है वो है पिता। ये इसके हेड होते थे, पिता। ठीक। और ये जो समाज था वो किस तरह का समाज था? जो समाज था वो संयुक्त परिवार का समाज होता था। संयुक्त परिवार आज के संयुक्त परिवार से थोड़ा सा अलग। जैसे यहां पर नाना नानी, ठीक, दादा दादी, फिर पोता पोती, ये सब यहां रहते थे। ठीक, भाई बहन, यहां पर लिख लीजिए, भाई बहन, ये सभी इस परिवार में रहते थे और ये संयुक्त परिवार कहलाता था। यानी परिवार कैसा होता था? संयुक्त परिवार की प्रणाली प्रचलित थी। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। परिवार का जो प्रमुख होता था वो पिता था। परिवार किस तरह से था? वो संयुक्त परिवार था। ठीक, जहां नाना नानी, दादा दादी, भाई बहन सभी रहा करते थे। ठीक। अगला पॉइंट देखिएगा कि स्त्रियों के बारे में देखते हैं कि स्त्रियों की दशा कैसे थी। तो स्त्रियों की दशा काफी अच्छी थी ऋग्वैदिक काल में। हमेशा आपसे परीक्षा में एक स्टेटमेंट बना करके पूछ देगा कि ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की दशा कैसी थी। तो ऋग्वैदिक काल में या पूर्व वैदिक काल में स्त्रियों की दशा अच्छी थी। तो आप लिखिए, स्त्रियों की दशा, स्त्रियों की दशा अच्छी थी। ठीक। स्त्रियां जो थी वो शिक्षा ग्रहण करती थी। जैसे आज वर्तमान में स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी, तो उस कालखंड में भी स्त्रियां शिक्षा ग्रहण किया करती थी। ऐसा मत सोचने लगिएगा कि अरे प्राचीन काल है तो महिला शिक्षा ग्रहण नहीं करती थी। महिलाओं की समाज में स्थिति काफी अच्छी थी और शिक्षा ग्रहण किया करती थी। स्त्रियां शिक्षा भी ग्रहण किया करती थी, शिक्षा भी ग्रहण किया करती थी, ग्रहण किया करती थी। एक पॉइंट आपको यहां से मिल गया। देखिए, शिक्षा जो ग्रहण करती थी, तो जिस तरह से पुरुष वर्ग का उपनयन संस्कार होता था, तो कन्या का भी उपनयन संस्कार होता था। उसके बाद वो शिक्षा ग्रहण करती थी। इस कालखंड में कुछ महिलाओं का नाम आता है जो कि काफी विद्वान महिला थी। उनका नाम याद रख लीजिएगा। जैसे लोपामुद्रा, लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, विश्वारा। ये जो महिला जो थी ना, वो काफी शिक्षित महिला थी। शिक्षित महिला, इसी को विदुषी महिला बोलिए, विदुषी महिला या विद्वान बोलिए। ये अपने कालखंड की विद्वान महिलाओं के श्रेणी में आते थे। लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, विश्वारा। ठीक है। अब देखिए स्त्रियों के बारे में एक और चीज, स्त्रियां जो जीवन भर विवाह नहीं, तो उसके लिए भी एक टर्म यूज किया गया है। ठीक है। जो स्त्रियां विवाह नहीं करती थी उसको क्या कहते थे?
तो अमाजू कहा जाता था उसे। जो स्त्री जीवन भर अविवाहित रहे, अविवाहित रहे, उसे क्या कहते हैं? उसे अमाजू कहा जाता था, अमाजू कहा जाता था। ठीक, इतना पॉइंट आप अच्छे से देख लीजिए। मैंने क्या कहा कि लोपामुद्रा घोषा जो भी स्त्रियां थी काफी शिक्षित महिला थी। जो स्त्रियां अविवाहित रहती थी उन्हें अमाजू कह के बुलाया जाता था, या उनके लिए ऋग्वैदिक काल में अमाजू शब्द का प्रयोग किया गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक आध पॉइंट और स्त्रियों के लिए क्या क्या चीज थी। देखिए, मैंने आपको पिछले क्लास में एक सभा नामक संस्था के बारे में बताया था। ठीक है, सभा नामक संस्था के बारे में बताया था कि एक संस्था थी जिसका जो क्या करती थी, राजा को सलाह मशवरा देने का काम करती थी। इसमें कौन लोग होते थे? वृद्ध जन या फिर उस समय के कुलीन वर्ग के लोग रहते थे। तो इस सभा में महिला हिस्सा लिया करती थी, यानी महिलाओं की भागीदारी हुआ करती थी। महिला की भागीदारी होती थी इस सभा में, महिला की भागीदारी होती थी इस सभा में, यानी महिलाएं हिस्सा लेती थी। वर्तमान समय में हमने कहा था कि यह सभा किस तरह नजर आता है, तो यह सभा वर्तमान में हमारे देश के राज्यसभा की तरह नजर आता है। इसका जिक्र पिछले क्लास में हो गया है, राज्यसभा की तरह दिखाई पड़ता है यह। ठीक, तो इसमें महिलाओं की भी हिस्सेदारी थी। आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ कुरीतियां भी थी महिलाओं के साथ, कुछ कुछ क्या क्या होते थे। अभी के साथ भी तुलना करते हुए आप उसका अध्ययन कर सकते हैं कि क्या था। अभी भी महिलाएं क्या है, हिस्सेदारी ले रही हैं राज्यसभा में, लोकसभा में। तो राज्यसभा में वो बैठा करती थी। अगला देखते हैं क्या है। कुछ चीजें भी थी, जैसे कि क्या, पहला आप देखिएगा कि जो कुरीतियां थी, जैसे सती प्रथा, दहेज प्रथा, ठीक है, इस तरह की चीजें जो अभी वर्तमान में, जैसे सती प्रथा तो अंग्रेज के काल में खत्म हो गया, दहेज प्रथा वर्तमान में भी कायम है, आपको भी पता है। कहीं कहीं पर्दा प्रथा भी है। तो उस कालखंड में ये सब चीजें थी या नहीं थी, इस चीज को देखिए। तो सती प्रथा, पर्दा प्रथा और दहेज प्रथा नहीं थी, यानी महिलाओं को इस समस्या से नहीं गुजरना पड़ता था, नहीं थी। ठीक है, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा उस कालखंड में नहीं थी। महिलाओं के साथ इस तरह का कोई भी मतलब कि जिक्र नहीं मिलता है कि होता था। यानी महिलाओं की स्थिति अगर देखा जाए तो अभी की स्थिति से भी काफी अच्छी स्थिति थी उस समय। ठीक है, और सती प्रथा तो आपको पता है, अंग्रेज जब आया तब कानून बना, तब निरस्त हुआ है। और पर्दा प्रथा आज भी हमारे देश में कहीं कहीं विद्यमान है। और दहेज प्रथा तो पूरे इंडिया में चल रहा है। ये कानून भले से बना हुआ है, लेकिन दहेज क्या है, आज का स्टेटस का सिंबल बना हुआ है, हर कोई ले रहा है, लेकिन उसको दूसरे रूप में ले रहा है। ठीक है, तो उस कालखंड में नहीं था। और साथ ही साथ आप लेकिन कुछ मतलब कि प्रॉब्लम भी दिखाई पड़ता है, जैसे कि आज हमें देखा जाए कि कानूनी अधिकार मिल चुका है महिलाओं को, क्या संपत्ति में बराबरी का अधिकार महिलाओं को आज कानून के द्वारा दिया गया है। परंतु यहां पर मतलब कि संपत्ति का अधिकार नहीं था इनके पास। तो यहां लिख लीजिए, संपत्ति में अधिकार नहीं था, संपत्ति में अधिकार प्राप्त नहीं था, अधिकार प्राप्त नहीं था महिलाओं को। ठीक, इस पॉइंट को याद रखिएगा, मतलब कि संपत्ति वाला अधिकार इनको नहीं मिला था। लेकिन वर्तमान में अगर हमारे देश में देखा जाए तो कानून के द्वारा संपत्ति में अधिकार लड़कियों को दिया गया है। तो इतने चीजें हैं महिलाओं के संदर्भ में, आपसे पूछेगा परीक्षा में क्वेश्चन, इन सब चीजों को याद कर लीजिएगा। और मैं मिटाते जा रहा हूं, आप नोट डाउन करते जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अगला पॉइंट, देखते हैं कि खान पान उनका कैसा था।
इस काल में लोगों का खान पान क्या था? तो खान पान देख लीजिए, खान पान, भोजन क्या करते थे? तो भोजन में ये जो किया करते थे ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। एक पॉइंट लिख लीजिए कि शाकाहारी व मांसाहारी दोनों थे, मांसाहारी दोनों थे। भोजन में ज्यादा क्या करते थे? यूज करते थे भेड़ बकरी का मांस का उपयोग ये किया करते थे, मांस का उपयोग किया करते थे। ये सब उनके भोजन थे। साथ ही साथ गाय को ये पूजनीय मानते थे और गाय को अघन्या के नाम से जाना जाता था। गाय का वध नहीं किया जाता था, गाय को अघन्या कहा जाता था। एक पॉइंट यहां लिख लीजिए, गाय को अघन्या के नाम से जाना जाता है, से जाना जाता था। ठीक, इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूं मैं, इसको ताकि आपका ध्यान रहे। आपसे पूछेगा परीक्षा में कि ऋग वैदिक काल में गाय को क्या कहा जाता था? तो ऋग वैदिक काल में गाय को अघन्या कहा जाता था। क्वेश्चन सीधा बनेगा, ठीक है, इसलिए मैंने इसे गोला कर दिया है, आपका ध्यान यहां पर जाए। ठीक, अगला पॉइंट, खान पान के बाद मनोरंजन देखिए। मनोरंजन में क्या किया करते थे? मनोरंजन कैसे किया जाते थे? तो देखिए, ऋग्वैदिक काल में लोगों को घोड़े का ज्ञान था। घोड़े का ज्ञान यहीं से आया है। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का ज्ञान नहीं है। क्वेश्चन यहाँ, ये बहुत ही हिट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। तो घोड़े का ज्ञान था इनको, घोड़े का ज्ञान था। और ये करते क्या थे? रथ दौड़ में हिस्सा लिया करते थे, रथ दौड़। ठीक है, फिर जुआ खेलना, संगीत, वाद्य यंत्र बजाना, इस तरह की चीजों को करके ये अपना मनोरंजन का कार्य किया करते थे। ठीक, और इस घोड़े की जानकारी इन्हीं के पास है। सबसे पहले घोड़े की जानकारी ऋग्वैदिक काल में ही आई, यानी आर्यों ने ही घोड़े को जाना सबसे पहले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कपड़ा कैसे पहनते थे, किस तरह के कपड़ों का प्रयोग करते थे? ठीक है, उसको भी देखिए। वस्त्र, वस्त्र के लिए एक टर्म यूज हुआ है, नीवी। ठीक, ऐसा वस्त्र जो कमर के नीचे पहना जाता है उसे नीवी कहा जाता है। ठीक है, कमर के नीचे पहनने वाले वस्त्र नीवी कहलाते थे। कमर के नीचे पहनने वाले वस्त्र क्या कहलाते थे? नीवी कहलाते थे। ठीक, दूसरा है वास, यानी शरीर के मध्य भाग में पहनने वाला जो कपड़ा था उसको वास कहते थे। शरीर के मध्य भाग में पहनने वाला वस्त्र क्या कहलाता था? वास कहलाता था। पहला नीवी जो कमर के नीचे पहना जाए, और वास जो शरीर के मध्य भाग में जो पहना जाता था उसे वास कहा जाता था। ठीक है, फिर अगला पॉइंट देखिएगा दास प्रथा के बारे में, कि दास प्रथा के बारे में क्या है। तो देखिए, ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा प्रचलित थी। सीधा आपको दम ये लाइन याद रखना है कि दास प्रथा प्रचलित थी, ओके। अगला पॉइंट, तो दास का उपयोग किस तरह से किया जाता था ये भी जानना जरूरी है। तो ज्यादातर दास का प्रयोग में जो होता था, दास जो थे पुरुष और महिला दोनों होते थे। ऐसा आप मत समझ लीजिएगा कि सिर्फ दास पुरुष थे। दास में पुरुष और महिला दोनों को रखा जाता था। और दास का उपयोग क्या होता था? ज्यादातर ये पुरोहितों को दान में दिया जाता था और पुरोहितों के घर में ये कार्य किया करते थे। ठीक है, तो दास का उपयोग पुरोहितों के घर में काम करने के लिए ज्यादा उपयोग किया जाता था। और दूसरी बात, ये खेतों में काम नहीं करते थे। ऐसा मत समझ लीजिएगा जो दास हैं उनका उपयोग खेतों में कार्य करने के लिए होता था, नहीं होता था।
स्पष्ट रूप से उसमें जानकारी मिलती है। इनका उपयोग मुख्य रूप से घरों में काम करने के लिए होता था। साथ ही साथ दास प्रथा प्रचलित थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर आप देखिएगा कि आभूषण, आभूषण किस तरह का उपयोग किया करते थे। अगला पॉइंट है, देखिए आभूषण, आभूषण। ठीक, आभूषण किस तरह का यूज किया करते थे, तो गले में और कान में आभूषण पहना करते थे। कहां पहनते थे ये, गले में व कान में आभूषण का उपयोग किया करते थे। ठीक, अगला पॉइंट, पुरुष व स्त्री दोनों यूज किया करते थे, दोनों यूज कर रहे हैं, दोनों उपयोग करते थे आभूषण का। ठीक, कहा, गले व कान में पहनने के लिए पुरुष और स्त्री दोनों उपयोग किया करते थे। साथ ही साथ आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि सोने के आभूषण का भी उपयोग करते थे, परंतु चांदी के आभूषण का उपयोग करते थे इसकी कोई जानकारी नहीं है। इस चीज को भी आप याद कर लीजिए, चांदी के आभूषण की कोई जानकारी नहीं, सोने के आभूषण की जानकारी है। साथ ही साथ तांबे का यूज बहुत हुआ है आभूषण में। तो तांबे को क्या कहते थे लोग, तांबे को एक वर्ड यूज करते थे, इसको ऋग वैदिक काल में अयस कहा गया। अयस, तांबे को क्या कहा गया है, अयस कहा जाता था। ठीक है, अयस कहा जाता था। इसके भी आभूषण बने हुए, बार बार बोला इसलिए लगा दे रहा हूं कि इससे क्वेश्चन बना हुआ है कि ऋग वैदिक काल में तांबे को क्या कहते थे, तो तांबे को अयस कहते थे, और इसका आभूषण बनाने में उपयोग हुआ है, आभूषण बनाने में उपयोग किया जाता था। महिला और पुरुष दोनों ही इस तरह के आभूषण पहनते थे। ठीक है ना, इतने चीजों के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। ये समाज था, ठीक, जिसमें स्त्रियों की दशा कैसी थी, फिर मनोरंजन कार्य किस तरह से किया करते थे, खान पान कैसा था, साथ ही साथ दास प्रथा प्रचलित थी कि नहीं प्रचलित थी, और महिलाओं की स्थिति किस तरह से। ये सामाजिक जीवन में इन सब चीजों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन आपको यहां से बना करके पूछेगा, कभी स्टेटमेंट के रूप में पूछ दे, कभी कुछ कुछ चीजों को पूछ दे, जैसे गाय को क्या कहा जाता है, ऋग वैदिक काल में अगण्या कहा जाता था, परिवार किस तरह से था, संयुक्त परिवार था कि एकल परिवार था। इस तरह का इंफॉर्मेशन आपको इस चैप्टर से, इस पॉइंट से सामाजिक जो जीवन था उससे पूछेगा। ठीक है, आज के लिए यहीं रहने देते हैं, अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, और अगर हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।